गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की यूट्यूब की इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मिथिला हार्दिक जानी अकाउंट सब्जेक्ट में आज आपको लेसन नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन और कक्षा 12वीं के विषय में कक्षा 12वीं में साझेदारी का पुनर्गठन पढ़ाने वाली हूँ। तो यूट्यूब के इस चैनल पर आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। तो इस लेसन में मैंने आपको कहा था 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 पुनः मूल्यांकन खाता, 2 लाभ का अनुपात और त्याग का अनुपात। अब तक हमने यह लेसन की थियरी, लाभ का अनुपात और उसके सवाल, त्याग का अनुपात और उसके सवाल देख लिए। आज पुनः मूल्यांकन खाते की थियरी और खाता क्या है वो समझेंगे। पुनः मूल्यांकन खाता बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए कि अभी चल रहा है लेसन नंबर 4, लेकिन पुनः मूल्यांकन खाता लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 में आने वाला है। और आप अगर आपके पास किताब है तो आप उसमें जांच कर लीजिएगा कि पुनः मूल्यांकन खाता 5वें लेसन और 6ठे लेसन में शुरुआत में ही वो खाता होता है। तो अब 5वें 6ठे में आएगा तो मतलब कि 5वां लेसन में 8 मार्क का सवाल बोर्ड में पूछा जाता है और 6ठे लेसन का 8 मार्क का सवाल भी बोर्ड में पूछा जाता है सेक्शन ई में। तो अगर चौथा लेसन का पुनः मूल्यांकन खाता समझा हुआ होगा तो 5वां 6ठा दोनों लेसन मतलब एक के साथ 2 फ्री हुआ ना, तो दोनों लेसन समझने में आसानी रहेगी। और 8-8 मार्क्स है, कोई भी सब्जेक्ट में 8 मार्क्स का सवाल नहीं पूछा जाता है। 5 मार्क्स से बड़ा कोई सवाल कोई सब्जेक्ट में है ही नहीं। लेकिन अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 8 मार्क्स के 3 सवाल पूछेंगे बोर्ड में और 11 मार्क के 2 सवाल बोर्ड में पूछेंगे। यानी सबसे बड़े मार्क्स वाले सवाल सिर्फ अकाउंट में पूछेंगे। और इतने एक ही लेसन के 8 मार्क्स मतलब बहुत काम आपका आसान हो गया। तो चौथा लेसन ध्यान देंगे तो 5वां 6ठा आपके लिए ईजी हो जाएगा, तो क्यों ध्यान देकर ना पढ़े। तो पुनः मूल्यांकन खाते की थियरी और खाता मैं आपको बराबर समझा रही हूँ, आप ध्यान देकर इसको समझिएगा। समझोगे तो सवाल अच्छे से हल कर पाओगे। तो इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। थोड़ी टाइप मिस्टेक हुई है, ध्यान दीजिएगा। चालू साझेदारी पेढ़ी की, यहाँ पर पढ़ी है पेढ़ी की बही में संपत्ति और दायित्व की जो कीमत लिखी गई है उनकी वर्तमान कीमत लाने को पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द बहुत अटपटे, शायद आपको समझ में नहीं आ रहे, पर ध्यान दीजिए। संपत्ति और दायित्व, इसका मतलब ये हुआ कि यह खाता संपत्ति और दायित्व से जुड़ा हुआ है और संपत्ति और दायित्व की जो कीमत दर्शाई गई है उसकी वर्तमान कीमत लाने का मतलब क्या है। तो ये हुआ कि आज संपत्ति 2 लाख रुपए की आपने खरीदी है, कल उसका भाव बदल सकता है, परसों उसका भाव बदल सकता है, 1 साल के बाद या तो कम या तो ज़्यादा हो सकता है। तो आप 1-1 साल का आर्थिक चिट्ठा बनाते हो, आपकी साझेदारी पेढ़ी को 2 साल हो गए हैं, तो जो चौपड़े में कीमत दर्शाई गई है वो पुरानी है, क्योंकि उसमें से घिसाई ना निकाल के आपने 11वीं में देखा होगा कि 2 लाख की संपत्ति 20,000 घिसाई निकल के अगले साल गई 1,80,000। लेकिन रियल में बाजार में उसकी कीमत या तो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो बाजार की कीमत को ध्यान में रखकर संपत्ति की कीमत में बदलाव लाना, तो वो है पुनः, मतलब वो बदलाव कहाँ दर्शाया जाता है, पुनः मूल्यांकन खाते में। मैं आपको और आगे नमूने के द्वारा समझाती हूँ आगे भी, तो आप पहले थियरी देख लीजिए। संपत्ति और दायित्व जिस कीमत पर दर्शाए गए हो वह उसकी असली कीमत या वास्तविक कीमत या सही कीमत की अपेक्षा अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि संपत्ति और दायित्व की जो कीमत होती है वो सही हो सकती है या तो उससे ज़्यादा भी हो सकती है और बाज़ार में उससे कम भी हो सकती है वास्तविक कीमत। तो समय के साथ धंधा में ज़मीन, मकान आदि स्थिर संपत्तियों की कीमत में वृद्धि भी हो सकती है और शायद कमी भी हो सकती है। तो संपत्ति और दायित्व की पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर लिखने के लिए पेढ़ी की बही में एक विशेष खाता खोला जाता है, उसे कहते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। क्यों ऐसा कहा गया, देखो कि संपत्ति और दायित्व की जो कीमत में कमी वृद्धि हुई उसको कहाँ दर्शाएंगे। अब देखो व्यापार खाते में क्या होता है, प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी बिक्री और खरीदी के खर्चे, बिक्री का खर्चे, अंतिम स्टॉक। लाभ हानि खाते में क्या होता है, उधार बाजू सभी प्रकार के खर्च, जमा बाजू शॉर्ट में समझा रहे, जमा बाजू क्या होती है, आय। आर्थिक चिट्ठे में क्या होता है, संपत्तियाँ, दायित्व और पूंजी लेना, ये 4 चीज़ें होती। अब संपत्ति में जो कमी वृद्धि हुई है वो ना लाभ हानि में दर्शाओगे ना व्यापार में दर्शाओगे। अब
क्या करें, संपत्ति और दायित्व की जो कीमत में कमी वृद्धि हुई है वो आपने अपने मन से दर्शाई है कि चलो बाजार कीमत 5 लाख है, चौपड़े में 2 लाख है, 3 लाख की वृद्धि हुई। अब वो 3 लाख कहीं और तो आपको रखने पड़ेंगे ना, तभी तो आपका खाता इक्वल होगा। 11वीं में देखा होगा आर्थिक चिट्ठा इक्वल ही रहता है हमेशा, A=C+L समीकरण। अब वो 3 लाख आप कहाँ दूसरी एंट्री तो देनी पड़ेगी, वरना आपका तो आर्थिक चिट्ठा छोटा बड़ा हो जाएगा दोनों बाजू का। तो वो 3 लाख की दूसरी एंट्री देने के लिए आपको एक नया खाता खोलना पड़ता है। उस नए खाते को कहते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। अच्छा, दूसरी भाषा में कहे तो संपत्ति और दायित्व की कीमत में होने वाली कमी वृद्धि दर्शाने के लिए जो खाता खोला जाता है उसे कहते हैं पुनः मूल्यांकन खाता। ओके, अब पुनः मूल्यांकन खाते नया खाता खोलने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो जब नए साझेदार का चालू पेढ़ी में प्रवेश हो या तो चालू पेढ़ी में साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो, तब संपत्ति और दायित्व की पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जब किसी का प्रवेश होता है तो संपत्ति की कीमत ज्ञात करनी पड़ती, किसी की निवृत्ति होती है तो भी ज्ञात करनी पड़ती। क्यों ऐसा? वो इसलिए कि नया साझेदार प्रवेश करता है तो व्यवसाय में हाथ हिलाता हिलाता नहीं आएगा, उसको कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो बाकी साझेदार उसको एंट्री देंगे। अब 5 साल से व्यवसाय चल रहा है, 3 ऑलरेडी पार्टनर है, वो व्यवसाय कर रहे हैं। अब उन्होंने अपना मस्त एम्पायर खड़ा कर दिया, पेढ़ी चल रही है, प्रॉफिट हो रहा है। अब नया एक साझेदार आके मलाई खाएगा, ऐसा तो नहीं चलेगा। अब जो नया साझेदार प्रवेश करना चाहता है तो उसको कुछ पैसा लाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी उसको लाभ में से हिस्सा भी दिया जाएगा, वरना तो उसको क्यों एंट्री दे। तो वो अब पेढ़ी के चौपड़े में 5 साल पहले की संपत्ति कीमत है, आज 5 साल हो गए तो आज रियल कीमत क्या है, तो जो संपत्ति की रियल कीमत होगी उसके अनुपात में उसके हिस्से का 5 लाख की कीमत है, इसका हिस्सा 2%, इसका हिस्सा 50% है, तो ये 2.5 लाख रुपए इसको लाना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं उसको। भाई देखो ये संपत्ति की कीमत है 2.5, तो अब जब वो प्रवेश कर रहा है तो नई कीमत ढूंढनी पड़ेगी, वरना जैसा चल रहा था वैसा सब व्यवसाय चलता। पर प्रवेश कर रहा है, उसको कितना पैसा लाना वो ढूंढना है, इसलिए नई कीमत ढूंढनी पड़ेगी। और नई कीमत ढूंढने के लिए आपको बनाना पड़ेगा पुनः मूल्यांकन खाता। निवृत्ति में व्यवसाय में ऑलरेडी 4 साझेदार है, 5 साल से व्यवसाय चल रहा है, एक व्यक्ति है चौथा, उसको व्यवसाय छोड़ के जाना है, 5 साल उसने जो भोग दिया वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। अब संपत्ति की जो कीमत है वो 5 साल पुरानी है, वास्तविक बाजार में आज की करंट कीमत क्या है वो जानने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कीमत बाजार की कीमत के साथ चौपड़े की कीमत मिलानी पड़ेगी। बाजार में कीमत ज्यादा है तो यहाँ तो 2 लाख है, बाजार में 10 लाख है, अब 2 लाख का वो चौथा हिस्सा करेगा तो 50,000 मिलेंगे, जबकि बाजार वो संपत्ति बेचने जाएगा बाजार में 10 लाख में मिलेगी, बिकेगी, उसका हिस्सा आएगा 2 लाख। अब क्या करे, तो जब वो जा रहा है तब भी संपत्ति और दायित्व की नई कीमत ढूंढनी पड़ेगी, और नई कीमत के अनुसार आपको क्या खोलना पड़ेगा, पुनः मूल्यांकन खाता। इसीलिए प्रवेश, निवृत्ति या तो लाभ हानि का नया अनुपात तय होता है। इन तीनों कारणों की वजह से आपको संपत्ति और दायित्व की नई कीमत ढूंढनी पड़ती है, और नई कीमत ढूंढने के लिए उसमें होती है कमी या तो वृद्धि, और वो कमी वृद्धि दर्शाने के लिए एक नया खाता खोलना पड़ता है, पुनः मूल्यांकन खाता। क्यों? क्योंकि वह संपत्ति और दायित्व की कमी वृद्धि व्यापार खाते या लाभ हानि खाते में दर्शाई जाती नहीं है। अब कहाँ दर्शाए, एक नया खाता खोलो और उसके अंदर उसको दर्शाओ। इस तरह से पुनः मूल्यांकन खाता खोला जाता है। कुछ और इसके इंपॉर्टेंट मुद्दे बता देती हूँ। पुनः मूल्यांकन खाते में कौन सी असर दी जाती है, तो इतना हमने थियरी देखी तो इतना तो पता चल गया कि पुनः मूल्यांकन खाते में संपत्ति और दायित्व यानी किससे जुड़ा हुआ है, आर्थिक चिट्ठी से जुड़ा हुआ है। तो पुनः मूल्यांकन खाते में जब लाभ होता है तो पुनः मूल्यांकन खाता जमा किया जाता है, और जब नुकसान होता है तो पुनः मूल्यांकन में उधार बाजू एंट्री होती है। मतलब लाभ और नुकसान क्या, तो संपत्ति की कीमत बढ़ेगी तो लाभ होगा, वो जमा बाजू आपको रकम दर्शानी है, और संपत्ति की कीमत घटेगी तो आपको क्या होगा, नुकसान, तो वो कहाँ दर्शानी, उधार बाजू। संपत्तियों की कीमत में वृद्धि हो तो लाभ होता है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाता जमा होता है। संपत्तियों की कीमत में कमी हो तो नुकसान होता है, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाता उधार किया जाता है। उसी तरह दायित्व में, अब आपका दायित्व यानी क्या, कर्ज आपका बढ़ गया तो आपको क्या हुआ, नुकसान कहाँ दर्शाना है, उधार बाजू। और अगर दायित्व में कमी हुई तो आपको क्या हुआ, लाभ कहाँ दर्शाना है, जमा बाजू। मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि पुनः मूल्यांकन खाते में जमा बाजू लाभ दर्शाओगे और उधार बाजू हानि। एक ही लाइन में पुनः मूल्यांकन खाता आपको याद कर लेना है। अगर आपको लाभ हुआ है तो जमा दर्शाओ, आपको नुकसान हो रहा है उधार बाजू एंट्री दो।
तो पुनः मूल्यांकन खाता याद करने की ओनली एक ही एंट्री है, लाभ जमा बाजू दर्शाओ, हानि उधार बाजू दर्शाओ। पुनः मूल्यांकन खाते को दूसरे नाम से जाना जाता है जो है लाभ हानि समायोजन खाता। पुनः मूल्यांकन खाते में सवाल की यानी कच्ची तलपट की कोई भी एंट्री नहीं होती है, ओनली समायोजन होते हैं, उसी की एंट्री पुनः मूल्यांकन में आती है। मतलब समझ रहे हो ना आप, 11वीं में हमने देखा था कि कच्ची तलपट की हम एंट्री पहले एक एक एंट्री देते हैं, एक व्यापार खाते में लाभ हानि या तो आर्थिक चिट कहीं भी जगह एक एंट्री जाती है और उसके बाद समायोजन की हम 2 एंट्री देते हैं। लेकिन यहाँ पर पुनः मूल्यांकन खाते के अंदर एक भी एंट्री सवाल की नहीं आएगी, सिर्फ समायोजन की ही एंट्री आएगी, बराबर। तो पुनः मूल्यांकन को इसीलिए दूसरा नाम ये है कि लाभ हुआ या हानि हुई, जो समायोजन है उसी की एंट्री दे जाए, इसलिए लाभ हानि समायोजन खाते के नाम से भी जाना जाता है। यह 1 मार्क का सवाल बन सकता है आपके सेक्शन बी के लिए, और सेक्शन ए में भी पूछ सकते हैं। तो 1 मार्क का सवाल यहाँ पर बन सकता है, पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा क्या नाम है, तो लाभ हानि समायोजन खाता, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आगे, तो ये है पुनः मूल्यांकन खाते का नमूना आपके सामने। उधार बाजू देखो लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है पुनः मूल्यांकन खाता, नमूना क्या है आप देखोगे, उधार पक्ष जमा पक्ष, रकम के 2 पक्ष है, यहाँ पर रकम का एक पक्ष जमा बाजू का कट गया है। तो संपत्ति, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, कमी हुई। अच्छा, कमी हुई तो क्या हुआ, नुकसान, उधार बाजू आया। डूबत अनामत में वृद्धि हुई तो भी नुकसान हुआ, उधार बाजू। देनदार बट्टा अनामत, वो भी आपका खर्च है। दायित्व, दायित्व यानी कर्ज में वृद्धि हुई, वो भी नुकसान है। अदद दायित्व, चुकाना बाकी दायित्व, वो भी खर्च है, यानी उधार बाजू। इस तरह से उधार बाजू क्या दर्शाया गया, नुकसान। अब जमा बाजू देखते हैं, संपत्ति, संपत्ति में वृद्धि हुई तो आपको क्या हुआ, लाभ। उसके बाद संपत्ति खाता, लिखनी बाकी संपत्ति, कोई संपत्ति लिखनी बाकी है तो भी लाभ है, तो जमा बाजू। मिलनी बाकी आवक, आवक है तो क्या हुआ, लाभ, जमा बाजू। पूर्वदत्त खर्च, पहले का कोई खर्च मिला आपको तो वो भी लाभ हुआ, जमा बाजू। दायित्व में कमी हुई तो आपका कर्ज कम हो गया तो आपको लाभ हुआ, जमा बाजू। इस तरह से जमा बाजू क्या हुआ, लाभ, और उधार बाजू क्या हुई, हानि। यहाँ पर कोई भी एंट्री आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई सवाल आपको दिया हुआ है, आपको सोचना है आपको इससे लाभ हो रहा है कि हानि। लाभ हो रहा है जमा बाजू, नुकसान हो रहा है उधार बाजू। और दूसरा एक लॉजिक है जो आपको मालूम है, प्लस की दिशा सेम और माइनस की दिशा उल्टी, वो मैं आपको आगे थोड़ी देर में समझाती हूँ। अब खाता बंद कर देंगे, जमा बाजू का टोटल बढ़ गया तो आपको मिलेगा पुनः मूल्यांकन खाते की हानि। यहाँ पर ये रहा, सॉरी, यहाँ पर अगर जमा बाजू का ये बाजू का टोटल बढ़ गया तो आपको मिलेगा पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ, क्योंकि ये टोटल छोटा है, बाकी जो रकम बच गई वो यहाँ पर दर्शाती है, लाभ मिलेगा, लाभ। और अगर आपको यह बाजू का टोटल बढ़ गया तो इस बाजू का उधार बाजू का टोटल बढ़ गया और जमा बाजू का टोटल, यहाँ का टोटल बड़ा है, जमा बाजू का टोटल छोटा है, तो यहाँ पर मिलेगी आपको हानि, पुनः मूल्यांकन की हानि। यानी उधार बाजू का टोटल बड़ा है तो हानि और जमा बाजू का टोटल छोटा है तो नुकसान। आपको बताती हूँ, आपके सामने है यह व्यापार खाता। व्यापार खाते में क्या होता है, प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी, मजदूरी, वेतन, आवक माल गाड़ी भाड़ा, ऑक्ट्रोय, नूर, जकात, चुंगी, दरमाया, तोलाय, डैमरेज, आप जानते हो। जमा बाजू होता है बिक्री, बिक्री वापसी और बिक्री से जुड़े हुए समायोजन, अंतिम स्टॉक, बराबर। यहाँ तो उधार बाजू मिलेगी सकल लाभ और जमा बाजू मिलेगा सकल हानि। अब लाभ हानि खाता, लाभ हानि में खाते में क्या होगा, व्यापारी का व्यय है, भाड़ा, वेतन, बिक्री खर्च, फिर अलग अलग खर्चे जैसे वेतन, टेलीफोन, डाकतार खर्च, स्टेशनरी स्टॉक खर्च, जावक माल गाड़ी भाड़ा, छूट, डूबत ऋण की पूरी कॉलम, बट्टा की कॉलम, इस तरह से। जमा बाजू सभी प्रकार की आय और सकल लाभ, उधार बाजू हानि। उस तरह से ये है आपके सामने आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठे में भी उधार बाजू है पूंजी और दायित्व, जमा बाजू है संपत्ति और लेना, ठीक है। तो अब देखो ये है पुनः मूल्यांकन खाता, बराबर है। आपके सामने ये पुनः मूल्यांकन खाता है और अब आपके सामने ये है आर्थिक चिट्ठा। देखो ये दोनों ही कनेक्टेड है, ठीक है। देखो अब हम देखेंगे यहाँ पर ज़मीन मकान में ये समायोजन था, ये 25% वृद्धि हुई, ये समायोजन लिखा हुआ था। 25% वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई है,
2 लाख के 25% करेंगे 50,000, तो क्या हुआ, वृद्धि। आप बताओ लाभ हुआ या हानि, लाभ। लाभ कहाँ दर्शाएंगे, जमा बाजू, देखो यहाँ दर्शाया गया। और दूसरी हमारी परिभाषा में प्लस की दिशा सेम, कहाँ प्लस हुआ है, जमा बाजू, कहाँ प्लस हुआ है, जमा बाजू, तो कहाँ एंट्री आई, जमा बाजू। अब दूसरा देखेंगे, यंत्र में क्या हुआ है, कमी, माइनस, माइनस की दिशा उल्टी, कहाँ माइनस हुआ है, जमा बाजू, एंट्री कहाँ आएगी, उधार बाजू। देखेंगे हम, एंट्री आएगी उधार बाजू, बराबर। तो देखो माइनस की दिशा उल्टी, कितने माइनस हुए, 8,000, ये रहा 8,000, बराबर। तो उसके नीचे हम देखेंगे, उसके नीचे ये रहा फर्नीचर के 4,000, माइनस की दिशा उल्टी, कहाँ माइनस हुआ है, जमा बाजू, एंट्री कहाँ जाएगी, उधार बाजू। और दूसरी पद्धति से देखें तो माइनस यानी क्या हुआ, नुकसान, तो भी उधार बाजू, ये रहा। उसके बाद अंतिम स्टॉक आप देखोगे प्लस, स्टॉक में वृद्धि हुई, लाभ हुआ, लाभ हुआ तो कहाँ दर्शाया, जमा बाजू। दूसरी भाषा में देखें तो प्लस की दिशा सेम, यानी कि प्लस की दिशा सेम वाला उदाहरण याद रखोगे तो भी बराबर है कि प्लस की दिशा सेम, जमा बाजू अगर प्लस हुआ है तो एंट्री जमा बाजू आएगी, उधार बाजू प्लस हुआ है तो एंट्री उधार बाजू आएगी। और अगर जमा बाजू कुछ भी, ये रहा माइनस हुआ है, तो माइनस की दिशा कहाँ जाएगी, उल्टी। और उधार बाजू अगर कुछ भी माइनस हुआ है तो माइनस की दिशा कहाँ जाएगी, जमा बाजू। देखो यहाँ पर हम देखेंगे लेनदार, तो लेनदार में कोई परिवर्तन यहाँ पर दर्शाया हुआ नहीं, ओके। क्या है यहाँ पर, अदद खर्च, देखो अदद खर्च 3500, तो ये अदद खर्च एक प्रकार से क्या हुआ, नुकसान, तो उसको उधार बाजू दर्शाएंगे। इस तरह से बस इतना आपको याद रखना है, प्लस की दिशा सेम, माइनस की दिशा उल्टी, या तो ये याद रखो, या तो आप दूसरी भाषा में ये याद रख सकते हो कि लाभ हुआ है तो जमा बाजू और हानि हुई है तो उधार बाजू। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये था पुनः मूल्यांकन खाता। अब आपको इतना पता चला कि पुनः मूल्यांकन खाता किससे जुड़ा हुआ है, आर्थिक चिट्ठे से, यानी कि आर्थिक चिट्ठे की ही सभी एंट्री आती है पुनः मूल्यांकन में। तो आर्थिक चिट्ठे में क्या होता है, संपत्ति और दायित्व। आर्थिक चिट्ठे में क्या होता है, संपत्ति और दायित्व, ये रहा संपत्ति और ये रहा दायित्व। इसीलिए पुनः मूल्यांकन खाते को लाभ और हानि समायोजन का खाता कहते हैं। और पुनः मूल्यांकन खाते में किसकी एंट्री होती है, संपत्तियों की और दायित्व की। ये दायित्व है और ये दोनों संपत्ति है, ये संपत्ति है और ये दायित्व, यानी कि संपत्ति और दायित्व की एंट्री ही होती है पुनः मूल्यांकन में। मतलब व्यापार खाते से जुड़ी हुई कोई एंट्री पुनः मूल्यांकन में नहीं होती है, लाभ हानि से जुड़ी हुई कोई भी एंट्री पुनः मूल्यांकन में नहीं होती है। मतलब खरीदी, बिक्री, खर्च और आय, ऐसी कोई एंट्री नहीं होती। सिर्फ संपत्ति में कमी, वृद्धि, खर्च में कमी वृद्धि, यानी जो समायोजन में दिया है सिर्फ वही एंट्री पुनः मूल्यांकन में होती है। ठीक है, तो पुनः मूल्यांकन खाते का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे सवाल समझेंगे, ठीक है, कल से।